दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि प्री में नंबर्स कम आ रहे हैं, शायद क्वालिफाई नहीं होंगे, तो पढ़ें या पढ़ाई छोड़ दें। तो मेरा तो यही कहना है कि देखिए, अगर प्री में नंबर कम भी आ रहे हैं तो क्या अगला प्री आप नहीं देंगे, या फिर इस प्री और अगले प्री के बीच में बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स भी आएंगे, तो क्या आप वो एग्ज़ाम नहीं देंगे। इस दौरान बहुत सारे वैकेंसीज आएंगी जिसमें शायद आप सेलेक्ट होकर अपनी जॉब पा सकते हैं, तो क्या आप उस जॉब को पाना नहीं चाहेंगे। तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं कि मेरा प्री खराब हो गया, मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए क्या, मुझे मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए क्या। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मेंस की तैयारी दोगुने से उत्साह से करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम आ भी जाए। ऐसा अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है ना, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका अच्छा नहीं गया, जो भी गया है। रिज़ल्ट अच्छा आए चाहे ना आए, पढ़ना तो है ही आपको और पढ़ना पड़ेगा। खैर, मैं आज मेंस की कॉपी की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। मैंने वो कॉपी आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ जो मैंने जिस कॉपी पे लिखा है, और मार्किंग होने के बाद वो कॉपी मुझे मिली थी। तो ये जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे मार्क्स मुझे मिले हैं, किस तरह से मैंने लिखा था, और इस तरह से आप अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर्स सुधरने की संभावनाएं रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़, और पहला पेपर लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कॉपी कैसे लिखते हैं। तो शुरू करते हैं पेपर वन को लेकर। और पेपर वन आप जानते ही हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। और पेपर वन वो सब्जेक्ट है जिसमें आप चाहें तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ये मैंने एक टेस्ट दिया था, उसका कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पेपर वन में 3 पार्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। 100 नंबर की हिंदी होती है, उसके अलावा इंग्लिश होता है 50 नंबर का, उसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा 50 नंबर का होता है। तो अगर मैं इस कॉपी को आपको दिखाऊं कि इसमें मेरे कितने कितने मार्क्स आए थे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में मेरे आए थे 70 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें था 37, और थर्ड में 46, ओवरऑल 161 आउट ऑफ 200। गुड लिखा हुआ है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है प्रयास जारी रखें, हिंदी में सुधार करें, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि अक्सर जो है प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इस तरह से ये जो पोर्शन था वो मैंने तैयार किया था अपना। और अब मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और कैसे आप इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूछा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी में कोई एक फिक्स मतलब हम बोलें तो कोई फिक्स क्वेश्चन का दायरा नहीं रहता है कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे या क्या पूछेगा। जैसे कि बाकी पेपर्स में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर के हैं, बट इसमें नहीं है। इसमें एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं जिसका आंसर या तो सटीक होता है या तो फिर नहीं होता है। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मैंने चारों के चारों के सही जवाब दिए थे, इसलिए 4 नंबर मिले। उसके बाद अगला था कि मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करें। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग लिखिए। तो अब आपको सिर्फ जो मुहावरे हैं उनके अर्थ ही याद नहीं करना है, बल्कि उनका वाक्य में प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका पोर्शन ये बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची लिखने थे। ठीक है, देखिए 4 में 4 नंबर मिले हैं। 3 से 4, 4 पर्यायवाची तो मिनिमम आपको याद करने ही हैं। 4 पर्यायवाची जब आप याद करेंगे तो फिर आपका बेहतर होने का संभावना रहेगा, क्योंकि एग्जाम में भी 4 पर्यायवाची ही पूछा था। उसके बाद लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उसके बाद लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करिए पहला, फिर उसको वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पे 3 में 3 नंबर मिले हुए हैं। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है। तो उसके बाद विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द, विलोम आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, मात्राएं भी गलत नहीं होनी चाहिए, और जरा सी भी गलती होती है तो हिंदी में नंबर कट जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए तत्सम के तद्भव और तद्भव के तत्सम में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, इसलिए मेरे मार्क्स यहाँ पे कटे हुए हैं। ठीक है, 4 नंबर के मार्क्स में मेरे सिर्फ एक ही नंबर आए हैं। तो इस तरह तत्सम और तद्भव आपको याद होना चाहिए। हिंदी एक ऐसा चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मेट है। इसको देख के आपको ये अनुमान लगेगा कि मेंस में आपको कैसे लिखना है और क्या लिखना है और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद करने के लिए आपको संधि विच्छेद अच्छी तरीके से आने चाहिए। उसके बाद उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, उपसर्ग और मूल शब्द को, अब आपको उपसर्ग की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे होता है, हम कैसे शब्दों को अलग करेंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है वो भी। ठीक है, उपसर्ग। उसके बाद समुच्चारित शब्द अर्थ के भेद स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का था, 3 नंबर मुझे मिला हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे जो है अंतर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट रहता है, याद करना बहुत कठिन रहता है, इसलिए आपको बेहतर से बेहतर तरीके से अपना रिवीजन करना है। ओके, सामासिक पदों का विग्रह, लाभालाभ, लाभ और अलाभ, मुख्यमंत्री मुख्य है जो मंत्री, लापता वो जिसका पता नहीं है, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। तो 4 में 4 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप अगर चीज़ों को सही लिखते हैं तो आपके मार्क्स भी आपको पूरे मिलते हैं। अब शुद्ध रूप लिखने हैं, उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह दो कि भाग जाए। ठीक है, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, अधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। राधा विधवा स्त्री है, राधा विधवा है, क्योंकि अक्सर जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको तो पता ही है कि विधवा किसके साथ लगाते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप अपने शब्दार्थ को अच्छे से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो शासकीय व अर्धशासकीय पत्र में अंतर लिखें। पत्र का जो एक फॉर्मेट है छत्तीसगढ़ के इस पेपर में, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि ये जो लेटर है ये आपको 10 नंबर तक बहुत सुरक्षित दिला सकता है। मेरा पेपर उस वक्त लेटर बहुत ज़्यादा तैयार नहीं था, इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरे मार्क्स भी यहाँ पे 1 नंबर मिला हुआ है। और इसी में अगर अगले पोर्शन में जाएं तो देखें तो यहाँ पे भी नंबर कुछ कम ही थे। तो ये नंबर थे जो मेरे कटे थे लेटर में, लेकिन आप अगर अपने लेटर को अच्छा बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर नंबर हिंदी में पाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जो अगला एक प्रश्न आता है वो होता है गद्यांश को पढ़िए और उसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और एक अच्छा जो है टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो इसी गद्यांश के अंदर छिपे होते हैं उसका आंसर आपको देना रहता है। तो इस तरह का एक प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद उसी का सार आपको छोटे से कम शब्दों में लिखना है। 1/3 शब्दों में सारांश लिखिए। जो आपने उधर पढ़ा उसको अब छोटे से एक पोर्शन में आपको लिखना है। यहाँ पे आप देखिए कि जो वर्ड लिमिट है वो लिमिटेड है, स्पेस जो है लिमिटेड है, तो आप ज़्यादा लिख नहीं सकते, ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है। अब आपका वर्ड अगर यहाँ ख़त्म नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये पोर्शन चेक ही नहीं होगा, इसलिए जितनी लाइन दी हुई है उससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा। इसी में एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश दे देता है और हिंदी ट्रांसलेट करने को बोलता है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत रहती है कि वो इंग्लिश टू हिंदी ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा। 6 नंबर में मुझे 3 नंबर इसमें मिले थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रत्यय से 2-2 शब्दों की रचना करिए। प्रत्यय से शब्दों की रचना करनी है। ठीक है, 3 नंबर में 3 नंबर मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से देखिए, शासकीय पत्र से क्या आशय है, शासकीय पत्र लेखन की रीति पर प्रकाश डालिए। 4 अंक का है, इसमें मुझे 3 नंबर मिला हुआ है। सबसे पहले शासकीय पत्र से क्या आशय है, इसका मतलब कि शासकीय पत्र की परिभाषा पूछ रहा है। क्या होता है शासकीय पत्र? ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और जिसमें सरकार के निर्णय, नीति निर्धारण, समस्या निदान को विषय बनाया जाए, तो वह पत्र शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा है लेखन की रीति पर प्रकाश डालिए, तो आपको प्रश्न के हिसाब से ही उसे समझते हुए आगे बढ़ते जाना है। आगे देखिए, छायावाद युग के प्रमुख रचनाकर्ताओं का नाम पूछा था। ठीक है, उसको लिखना था। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर शुद्ध रूप, शब्दों का शुद्ध रूप आपको लिखना है। फिर प्रश्नों को उत्तर देना है। ये डायरेक्ट प्रश्न आते हैं और अगर आपको इसका आंसर पता है तभी आप इसको लिख पाएंगे। इसमें आप इधर उधर की बातें नहीं लिख सकते। आप लिखने की कोशिश भी करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थानों का नाम लिखें। विश्व हिंदी सम्मेलन की तिथियों का आयोजन स्थल का नाम लिखें। इतवार दल्ला लितरेतु एंदोई, हिंदुस्तानी के ग्रंथकार कौन है? गासा दत्तारसी। पिछले 2 बार से लगातार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में किस ग्रंथ की रचना की? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की। ये जो किताब है छत्तीसगढ़ का हिंदी व्याकरण विनय कुमार पाठक की, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने देखा है। और ये किताब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया हुआ है, आपके आसपास किताब की दुकानों में नहीं है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ऑनलाइन भी इस किताब को मंगा सकते हैं। हिंदी का संपूर्ण व्याकरण लिखा हुआ है विनय कुमार पाठक के द्वारा, हिंदी का इतिहास। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के
3 इतिहास ग्रंथ लिखे, नाम लिखिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, प्लस उन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे वो भी पता होना चाहिए। नारी का संबल त्रैमासिक पत्रिका के संपादक। अगर आपने रचनाएं छत्तीसगढ़ के लोगों की याद करी हैं तो ये चीज़ आपको याद होगी, शकुंतला दरार ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। मेरी इंग्लिश कुछ कुछ ठीक थी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर मिल जाते थे, और इंग्लिश के लिए मैंने अलग से कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी। तो यहाँ पे 5 अंक में मुझे पूरे के पूरे 5 अंक मिले थे। तो आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश और हिंदी को एक साथ मिलाकर करेंगे तो ये पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये जो पोर्शन है इंग्लिश वाला, ये छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत मुसीबत भरा पेपर रहता है। उनको ये लगता है कि इंग्लिश का पेपर हम कैसे बनाएंगे, और अक्सर इंग्लिश के पेपर में कैंडिडेट्स को बहुत कम मिलते हैं, और इनकी वजह से जो उनके मार्क्स है लैंग्वेज के पेपर में वो कम हो जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करके अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, और इंग्लिश में अगर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए। मेरी इंग्लिश कुछ कुछ ठीक थी, हालांकि मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना, इंग्लिश मूवी देखना, या फिर कुछ ऐसे नए वर्ड्स जो सामने आते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करते रहने से मेरे इंग्लिश के ये पोर्शंस थे वो बन जाते थे। बहुत ज़्यादा मार्क्स तो नहीं आते थे, फिर भी 50% से ज़्यादा ही मार्क्स आते थे। तो ये कुछ कैसे होगा? अब सपोज़ कि एक कार मारुति ने लॉन्च की है, स्विफ्ट। तो ये नाम उसने ऐसे ही नहीं रखा, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। तो ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर जा रही है तो फिर क्या उसका मतलब होता है। बजाज की पल्सर गाड़ी है तो उसका क्या मतलब है, पल्सर का क्या मतलब है, कुछ तो मतलब होगा ना। तो जो भी गाड़ियों के नाम रखे जाते हैं ना, उसके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो जब भी आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप उसके मीनिंग को खोजने का प्रयास करिए। 2 4 5 वर्ड भी डेली आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपकी इंग्लिश मजबूत होती चली जाएगी। जो अभी मेंस दे रहे हैं उन्होंने तो तैयारी कर ही ली होगी, और जिनको आगे मेंस देना है वो अगर अभी से इंग्लिश की अपनी तैयारी शुरू कर दे तो 50 में अच्छे मार्क्स वो ला सकता है। तो ये आप मेरा इंग्लिश का पेपर देख लीजिए, कुछ कुछ गलतियां भी थी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें सही भी हैं। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है, कंजक्शंस आते हैं, उसके अलावा जो सेंटेंस है गलत करके दे देता है उसको आपको सुधारना रहता है, इस तरह का आते हैं, ठीक है। फिर सुटेबल आर्टिकल दे देता है, फिलिंग द ब्लैंक्स रहते हैं इसमें, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आंसर आते हैं। क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए दे देता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि कुछ उल्टा पुल्टा रहेगा और आपको फिर वहाँ पे उसको रीअरेंज करना रहता है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और 1 वर्ड फॉर ईच सेंटेंस ये भी आता है, 1 वर्ड क्या दिया हुआ है उसका क्या मतलब होगा। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम, क्यूरेटर, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ों को आपको देखना रहेगा। अ पर्सन हु इज़ वुमेनिथ, इसका क्या मतलब होता है नहीं पता था इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इंग्लिश में नहीं पता है तो गलत लिख के क्या करेंगे, ठीक है। एनोनिम्स और सिनोनिम्स ये आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि एनोनिम्स और सिनोनिम्स भी 4 से 5 नंबर के आते हैं, ओके। उसके बाद जो आता है वो है कि फ्रेज़, उसको लिखना, फ्रेज़ का मीनिंग लिखना, और फ्रेज़ के मीनिंग को लिखने के बाद उसको अपने वर्ड्स में यूज़ करके लिखना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं और पूछे जाते हैं। तो फ्रेज़ और आइडियम्स आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्पेलिंग्स गलत करके दे देते हैं और आपको उस स्पेलिंग को ठीक करके लिखना रहता है। दिखने में छोटे से हैं लेकिन बनने में बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करी है इंग्लिश की तो आपसे ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 में 2 नंबर मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से जैसे कि हिंदी में एक पद्यांश दिया रहता था, गद्यांश दिया रहता था, उसका आपको आंसर लिखना रहता था। यहाँ भी इंग्लिश में एक पूरा पैरा आपको दिया रहेगा और इसको पढ़ के आपको इसका आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का है और मैंने जो आंसर लिखा है मुझे 10 में 10 मिले हैं। यहाँ पे भी आपको एक सूटेबल टाइटल खोजना रहता है और वो टाइटल लिखना रहता है। तो जब भी आप पैरा को पढ़ें उसके लिए एक सूटेबल टाइटल अपने दिमाग में ज़रूर बिठाते चलें कि आखिरकार इसका एक टाइटल क्या कुछ हो सकता है, ओके, ठीक है। उसी तरह से फिर से 1/3 पैरा में उसको लिखना भी रहता है और इस तरह से इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, लेकिन आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपको आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन 8 देखिए, 6 नंबर का है। राइट ए प्रेसिस फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड सजेस्ट सुटेबल टाइटल टू इट। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस पैराग्राफ को हमको 1/3 में लिखना है और इसके अलावा इसका एक टाइटल देना है। इसके लिए मार्क्स कितने हैं? 6 मार्क्स।
और मुझे मिले हैं 3 मार्क्स। तो आप थोड़ा सा और मेहनत करके इसमें ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लास्ट पोर्शन जो इस पेपर का है वो छत्तीसगढ़ी है और ये 50 नंबर का रहता है। और ये पोर्शन आपके लिए बहुत ही पोटेंशियल भरा हो सकता है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है छत्तीसगढ़ी की, चूँकि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इसलिए आपसे उम्मीद भी करी जाती है कि आपको छत्तीसगढ़ी बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। और ये पेपर आपके लिए ऐसा है जो बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है। मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी है जिन्होंने 50 में 46 नंबर तक अर्न किया है इस छत्तीसगढ़ी भाषा के पेपर में। तो आपके लिए भी ये कोई टफ नहीं है। अब सबसे पहले 5 नंबर का क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखिए। 5 हिंदी शब्द दे दिए रहेंगे, उनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं ये पूछा है। यहाँ पे क्या है, बबूल, गिद्ध, कंधा, आटा और गंवार फली, इनको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। मैंने पढ़ा हुआ था और ये सारी चीज़ें मैक्सिमम जो है वो विनय कुमार पाठक की छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण के अंतर्गत आता है। और छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण आप किसी भी शॉप से जाकर खरीद सकते हैं, और नहीं मिल रही हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप में से बहुत स्टूडेंट अभी तक मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम में जुड़ने के बाद जो भी अपडेट्स रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। 1000 के आसपास स्टूडेंट मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सीधे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स के हो गए आपके हिंदी शब्दों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मुझे 5 में 5 मार्क्स मिले हैं। बौटरा, मटर, सेमहर, सेमल, छुछुआ, छछुंदर, बिरौनी, पलक, बछर मतलब साल या वर्ष। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ब्रीफ में दी गई है विनय पाठक के छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण में, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। सीधे वहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। उसके बाद पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। दुलरवा का दुलौरिन और मिसिर का मिस्राइन। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन का बस आप फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरह से आते हैं। ये जो पेपर है इसमें आंसर राइटिंग स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें आपके नॉलेज का टेस्ट होता है कि आपको कितनी चीज़ें याद है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है और छोटा छोटा सा आंसर आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समासिक शब्दों के प्रकार बताइए। ठंडा गरम, ठंडा और गरम, यहाँ पे बीच में और लग रहा है, और जब भी और लगता है तो वह द्वंद्व होता है। गोंदली फटाखा, ठीक है। गोंदली फटाखा को जानने के लिए पहले आपको गोंदली का अर्थ पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए, और आप जब इसके अर्थ को जान जाएंगे तो आपके लिए ये पता करना मुश्किल नहीं रहेगा कि इसका अर्थ क्या है और ये कौन सा समास है, ठीक है। उसके बाद एक वचन से बहुवचन। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ी में 6 ऐसे शब्द हैं जो जिनका एक वचन और बहुवचन में समान प्रयोग होता है। अब वो 6 कौन से हैं ये आपका काम है। आपको याद है तो बहुत अच्छी सी बात है, नहीं याद है तो विनय कुमार पाठक की किताब में जाइएगा, वहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है जिनके एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। थारी, थारीमन, भाई, भाईमन, ठीक है। अब उसके बाद सीधे फ्लैट क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के प्रांतीय सम्मेलन किस वर्ष व किस स्थान में हुए, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुए हैं, उसके बाद से नहीं हुआ है। मैंने ये चीज़ें याद करके लिखी थी, मुझे याद था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था बस्तर के धनकुल गीत शोध प्रबंध के रचनाकार कौन है, ये मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो छोटे छोटे डिटेल्स, छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आपको याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है श्यामलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत बेटी के विदा काव्य संग्रह कहाँ संग्रहित है। तो वो संग्रहित है पर्राभर लाई में। वो कहाँ संग्रहित है, पर्राभर लाई में, ओके। बेटी के विदा इसीलिए डिस्प्यूट भी होता है कि ये श्यामलाल चतुर्वेदी का है या फिर किसी और का है, लेकिन ये जो इनका गीत है बेटी के विदा उसका काव्य संग्रह पर्राभर लाई में है, और प्रीलिम्स में भी एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ढोल काल उपन्यास का रचयिता कौन है, राजीव रंजन। राजीव रंजन के बारे में क्यों पूछा है, क्योंकि उसी वर्ष राजीव रंजन को राष्ट्रीय स्तर पर एक पुरस्कार मिला था, और राजीव रंजन बस्तर के रहने वाले हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इसलिए अक्सर इनके बारे में पूछता है। आगे देखिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आवट प्रत्यय लगाकर छत्तीसगढ़ी के 2 शब्द बनाइए। तो इसी तरह से कुछ और वर्ड दे देगा और लिख देगा कि प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो इसमें भी आपको उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।
और इसका पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप हिंदी में आप पर्यायवाची पढ़िए तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी के पर्यायवाची जोड़ लीजिए। जब आप हिंदी के समास पढ़िए तो छत्तीसगढ़ी समास जोड़ लीजिए। जब आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़िए तो साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी के भी उपसर्ग और प्रत्यय को साथ में लेकर चलिए। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग बार पढ़ने की बजाय आप दोनों को एक ही साथ पढ़िए। इससे आपका सिलेबस कम समय में तैयार होगा और ज़्यादा बेहतर तैयार होगा। संधि विच्छेद देखिए यहाँ पे भी है, आपको लिखना पड़ेगा। मुख्य छत्तीसगढ़ी की मुख्य बोलियों के नाम लिखिए। बोलियों से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए जितनी भी बोलियां हैं पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये आपको याद होना चाहिए। मोना गीत गावत है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? गीत गावत है यानी कि गीत गा रही है। तो कौन गीत गा रही है? मोना गा रही है। जब भी प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होती है। मोना गीत गा रही है, तो आप पूछे गीत कौन गा रही है? गीत मोना गा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? सकर्मक क्रिया हुआ। तो इस तरह से देखिए नंबर्स आपको अच्छे गेन हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए, अब सीधे फ्लैट क्वेश्चन आ गए हैं। गोदना के फूल किसकी रचना है? छत्तीसगढ़ी के 4 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। चंदा के छाँव में रचनाकार कौन है? छायावाद की प्रथम कविता किसे मानी जाती है? अ ग्रामर ऑफ द छत्तीसगढ़ी डायलैक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी के लेखक का नाम लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 में 5। ठीक है। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। ट्रांसलेशन आजकल दे रहा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी सरकारी कार्यालयों में आजकल छत्तीसगढ़ी भाषा में भी काम हो रहा है, इसलिए ट्रांसलेशन पढ़ना ज़रूरी है। और ये ट्रांसलेशन एक्सक्लूसिवली आपको मिलेगा विनय कुमार पाठक की किताब में। किताब खरीद लीजिए, नहीं है आपके पास है तो उससे पढ़िए, और अगर दुकानों में नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन जाके आप परचेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी डिटेल मिलता रहता है। तो आपका भवदीय, आपके त्वरेच, ठीक है, आदेश जारी कर दिया जाए, आदेश जारी करे जाए। अब ये जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है, ये मैदानी इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो शुरू से ही छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं। लेकिन सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की बोली अलग है, वहाँ का ग्रामर थोड़ा सा अलग है, इसलिए उन्हें ट्रांसलेट करने में भी दिक्कत आती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप किताब उठाइए और किताब में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उसको आप पढ़ जाइए, क्योंकि एज इट इज़ किताब में जो लिखा हुआ है वही उठा के एग्ज़ाम में पूछ देता है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इस तरह से ये आपके लिए आसान रहेगा। ओके, उसके बाद फिर से क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी के प्रशासनिक शब्दकोश के महत्व को बताइए। तो आप जब विनय कुमार पाठक की किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें प्रशासनिक शब्दकोश के महत्व का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में छत्तीसगढ़ी सिनेमा की भूमिका लिखिए। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज़ गौर करिए कि मैंने पॉइंट में अपने आंसर लिखे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक शब्दकोश के महत्व को बताइए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और 2 में मुझे मिले हैं 1.5 नंबर। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में छत्तीसगढ़ी सिनेमा की भूमिका लिखिए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4। 2 नंबर के क्वेश्चन में मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं और मुझे मिले हैं 1.5 नंबर। तो आप हमेशा पॉइंट में ही अपने आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इतने कम जगह में अगर आप डिटेल लिखने जाएंगे तो आपको भूमिका बनाने में ही 2 से 3 लाइन खर्च हो जाएगी और आप मूल जो तत्व है वो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करिएगा। ये मेरी अपनी सलाह है आपको। मैंने ऐसा पाया है कि मैंने मेंस के एग्जामिनेशन में पॉइंट वाइज लिखा था तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। इसी तरह से कौन सा काल है ये पहचानिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। पूर्ण भविष्य है, अपूर्ण भविष्य है, अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण जो भी है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं और ये भी आपको मिलेंगे विनय कुमार पाठक के छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण में। तो आपके पास 2 किताबें तो होनी ही चाहिए, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण और हिंदी का संपूर्ण व्याकरण। विनय कुमार पाठक की किताब है तो ले लीजिए, नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन जाके परचेज कर लीजिए। ठीक है। उभयलिंग के छत्तीसगढ़ी में 2 उदाहरण लिखिए। छत्तीसगढ़ी कारक का वर्णन छत्तीसगढ़ी के विभक्तियों में करें। इस तरह से ये जो है क्वेश्चंस आए हुए थे और यहाँ पे 3 में मुझे 3 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में ले जाएंगे, पुराने प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करेंगे, सही किताब चुनेंगे, गाइड पे भरोसा मत करिए, ऑथेंटिक बुक को पढ़िए, तो आप मेंस में अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि लैंग्वेज के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसका आंसर किस तरह से देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी खुद की कॉपी आपको दिखाई थी ताकि आपको एक अनुमान हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें कैसे उसका आंसर लिखना है। आपके मेंस की कॉपी में ऐसे ही जब नंबर चेक होता है तो 3 पोर्शन बने होते हैं और उसमें बताया जाता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर में आपने कितना नंबर दिया और फाइनली आपको कितना नंबर मिला।
तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से आप बांट सकते हैं। इंग्लिश मुझे 37 मिला है, छत्तीसगढ़ी मुझे 46 मिला है और हिंदी में नियर अबाउट 70 मिला है। प्रयास जारी रखें क्योंकि हिंदी में मार्क्स कम थे। तो इस तरह से आप लैंग्वेज के पेपर को समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी अगर इस पेपर को लेकर कोई भी डाउट होता है आपको, कोई और प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, तो वो प्रश्न मुझे पूछिए। कोशिश करिए टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। लगभग 1000 छात्र वहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब के मैसेजेस का, सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ। तो ये पहला पेपर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना कि पेपर किस तरह का आता है, आंसर किस तरह से लिखना है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाए। खासतौर से उन लोगों को जो पहली बार मेंस लिखने जा रहे हैं और वो किसी तरह से भ्रम में न रहें कि कैसा आता है। ब्लैंक कॉपी नहीं आती है लैंग्वेज की, रिटन ऐसे लाइनिंग वाली होती है और हर प्रश्न के लिए लिमिटेड जगह होता है। यहाँ पे राइटिंग स्किल की कोई महत्व नहीं है फर्स्ट पेपर में, क्योंकि आपके पास भरपूर समय रहता है। बस यहाँ पे आपकी मेमोरी का इस्तेमाल करना है, चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप लिख पाएंगे। तो फिलहाल फर्स्ट पेपर में इतना ही। ऐसे का जो रहेगा उसका भी फॉर्मेट लेके मैं आपके पास आऊँगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे ऐसे को अच्छे से अच्छे तरीके से लिखा जाए, ताकि आप 130 to 140 का स्कोर ऐसे में गेन कर पाएँ। ठीक है, पढ़ते रहिए। इस कॉपी का फॉर्मेट जो है वो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। पेपर 2 ऐसे का और पेपर 3 से लेकर 7 तक का फॉर्मेट टेलीग्राम में मैंने उपलब्ध करा दिया है आपको। ब्लैंक कॉपी है, आप उसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उस पर अपनी राइटिंग स्किल निखारिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।